ये कहानी है वर्मा परिवार की। आकाश वर्मा एक सफल आर्किटेक्ट और उनकी पत्नी प्रज्ञा एक पेंटर एक ऐसी दुनिया में रहते थे जहां उनके सपने अलग अलग हो चुके थे। रोज़मर्रा की अनसुनी बातें, टूटे वादे और एक दूसरे को समझने की कोशिश ना करना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। एक बड़े झगड़े के बाद उन्होंने फैसला किया कि अलग होना ही बेहतर है। लेकिन उनकी तीनों बेटियां 16 साल की तप्ती, 14 साल की ईशा और 8 साल की अनंदला इस फैसले को सिर्फ देखते नहीं रह सकती थीं। उन्होंने एक योजना बनाई, अपने माता पिता को एक कमरे में बंद कर देना जब तक कि वे आपस में बात नहीं कर लेते। ये कहानी है उस एक रात की जब 3 कस्मों ने अपनी माँ बाप की खोई हुई आवाज़ें वापस ढूंढ निकाली। प्रज्ञा का ब्रश कैनवस पर जोर से पड़ा, जैसे वो अपने गुस्से को रंगों के जरिए उल्लेख रही हो। उसकी पेंटिंग, जो कभी खुशनुमा लैंडस्केप हुआ करती थी, अब अमूर्त रंगों का एक उग्र घोल बन गई थी। लाल, काले और गहरे नीले रंग का विस्फोट। उधर आकाश का लैपटॉप बंद पड़ा था और वो बालकनी में खड़े शहर की लाइटों को देख रहे थे, मानो उनमें से कोई रास्ता ढूंढ रहे हों। घर में सन्नाटा था, लेकिन वो एक डरावनी, दबी हुई चीखों से भरा हुआ था। तप्ती अपने कमरे में हेडफोन लगाए तेज संगीत सुन रही थी, ताकि उसके माता पिता के बीच की ठंडी खामोशी की आवाज़ उसे ना सुनाई दे। ईशा किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक ही पन्ना बार बार पढ़कर भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबसे छोटी अनन्या अपने रुमाल से सजाए गए अपने गुड़ियों के परिवार के सामने बैठी थी, उनसे फुसफुसाकर बातें कर रही थी। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे मम्मी पापा बस थोड़े थके हुए हैं। ये झगड़ा 2 दिन पहले शुरू हुआ था। प्रज्ञा की पहली सोलो आर्ट एग्जीबिशन थी, एक सपना जो सालों बाद पूरा हो रहा था। आकाश ने वादा किया था कि वो जरूर आएंगे, लेकिन एक जरूरी क्लाइंट मीटिंग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आकाश नहीं आए, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने प्रज्ञा के फ़ोन का जवाब भी नहीं दिया। जब आकाश रात को घर लौटे तो तूफान टूट पड़ा। तुम्हें पता है आज मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण दिन था? प्रज्ञा की आवाज़ रुलाई और गुस्से के बीच झूल रही थी। मैंने तुम्हें बार बार फ़ोन किया, एक मैसेज भी नहीं। क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में इतनी भी अहमियत नहीं रखती? प्रज्ञा, मैं मीटिंग में था, मैं फ़ोन नहीं उठा सकता था। और ये क्लाइंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या तुम्हें लगता है मैं जानबूझकर नहीं आया? हाँ, मुझे ठीक यही लगता है, क्योंकि तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारा काम, तुम्हारे क्लाइंट ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मेरे सपने, मेरी भावनाएं, ये सब तुम्हारे लिए मजाक हैं। ये बिल्कुल गलत है। सारी जिंदगी मैंने तुम्हारे और बच्चों के लिए ही तो काम किया है, इस घर को बनाया है, लेकिन तुम्हें तो बस शिकायत करनी है। ये झगड़ा सुबह तक चला और फिर अगले दिन भी। पुराने जख्म हरे हो गए। प्रज्ञा को याद आया कि कैसे आकाश ने उसकी आर्ट को शुरू में एक शौक कहा था। आकाश को याद आया कि कैसे प्रज्ञा हमेशा उनकी सफलताओं को कम करके आंकती थी। अब 2 दिन बाद उन्होंने बात करना भी बंद कर दिया था। तप्ती ने अपने हेडफोन उतारे। उसने अपने पिता को बालकनी में अकेले और अपनी माँ को स्टूडियो में टूटी हुई देखा। वो समझ गई, ये सिर्फ एक एग्जीबिशन की बात नहीं थी, ये तो वो चिंगारी थी जिसने सालों से जमा हुई नाराजगी के ढेर को आग लगा दी थी। वो ईशा के कमरे में गई। ईशा ने भी अपनी किताब बंद कर दी। दोनों की नज़रें मिली। कोई शब्द नहीं चाहिए था। ये बहुत हो चुका, तप्ती ने कहा। हाँ, ये सही नहीं हो रहा है। ईशा ने सिर हिलाया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम उन्हें बात करने के लिए मजबूर करेंगे। कैसे? तप्ती ने एक गहरी सांस ली। उसकी नज़र लिविंग रूम के बड़े से स्टोर रूम पर पड़ी, जिसमें पुराना सामान पड़ा था। हम उन्हें लॉक इन कर देंगे। ईशा की आंखें फैल गईं। क्या? ये पागलपन है। नहीं, ये ज़रूरी है। जब तक वे भाग सकते हैं, वे बात नहीं करेंगे। हमें उन्हें एक दूसरे का सामना करना ही होगा। उन्होंने अनन्या को भी बुलाया। तप्ती ने उसे समझाया, अन्नू, हम मम्मी पापा के साथ एक गेम खेलने जा रहे हैं। अनन्या की आंखें चमक उठीं। गेम? कौन सा गेम? ये है बातों का गेम। हम उन्हें कमरे में बंद कर देंगे और जब तक वे अच्छी अच्छी बातें नहीं कर लेते, हम उन्हें बाहर नहीं निकालेंगे। अनन्या को ये आइडिया बहुत पसंद आया। वाह, जैसे प्रिंसेस को बचाने का गेम। हाँ, ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल वैसा ही। योजना तैयार थी। उन्होंने स्टोर रूम को जल्दी से साफ किया। अंदर एक पुराना सोफा, कुछ कुर्सियां और बक्से थे। उन्होंने सोफे पर एक साफ चादर बिछाई, कुछ तकिए रखे और एक पानी की बोतल रख दी। दरवाजे की चाबी, जो हमेशा किचन की दराज में पड़ी रहती थी, उन्होंने चुपचाप से निकाल ली।
शाम को जब आकाश और प्रज्ञा अलग अलग कमरों में थे, तप्ती ने साहस जुटाया। मम्मी, पापा, क्या आप दोनों 1 मिनट स्टोर रूम में आ सकते हैं? मुझे ऊपर वाली अलमारी में से एक बड़ा सूटकेस चाहिए और मैं अकेले नहीं निकाल सकती। ये एक सामान्य सी रिक्वेस्ट थी। आकाश और प्रज्ञा बिना कुछ सोचे समझे स्टोर रूम में चले गए। वो सूटकेस कहाँ है? आकाश ने पूछा। यही वो पल था। तप्ती ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। ईशा पीछे खड़ी थी, उनके चेहरे पर डर और संकल्प का मिला जुला भाव था। माफ कीजिएगा, तप्ती ने कहा और उसने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। घड़ी की आवाज़ सुनाई दी, चाबी घूमी, ताला लग गया। अंदर से आकाश की हैरान आवाज़ आई, तप्ती, ये क्या मजाक है? दरवाज़ा खोलो। प्रज्ञा ने भी हैंडल हिलाया। बेटा, ये सही नहीं है, दरवाज़ा खोलो। लेकिन बाहर से तीनों बहनें दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। तप्ती ने दरवाजे की स्लिट से आवाज़ दी, नहीं, जब तक आप दोनों आपस में बात नहीं कर लेते, एक दूसरे की बात सुन नहीं लेते, हम इस दरवाजे को नहीं खोलेंगे। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर आकाश की गर्जना सुनाई दी, तप्ती, ये बहुत हो गया, इसे तुरंत खोलो। लेकिन तप्ती नहीं हिली। वो जानती थी कि अगर अब हार गई तो उसका परिवार हमेशा के लिए हार जाएगा। वो एक रात की शुरुआत थी। स्टोर रूम में अंधेरा और सन्नाटा था। सिर्फ बाहर से शहर की हल्की रोशनी खिड़की के शीशे से छनकर आ रही थी, जिस पर लगी मोटी धूल ने उसे और भी मंद कर दिया था। आकाश ने दरवाज़ा जोर जोर से थपथपाया। तप्ती, ईशा, ये बचकाना हरकत बंद करो, अभी इस दरवाजे को खोलो। प्रज्ञा ने गुस्से से ज्यादा चिंता में कहा। लड़कियों, डर लग रहा है अनन्या को, प्लीज दरवाज़ा खोल दो, हम बाद में बात करेंगे। बाहर से अनन्या की मासूम आवाज़ आई। मुझे डरने लग रहा मम्मी, हम तो गेम खेल रहे हैं ना। ईशा ने दरवाजे से कहा, हम यहीं बैठे हैं, जब आप लोग बात कर लेंगे तब खोलेंगे। हमने खाने के लिए सैंडविच और पानी की बोतलें भी रखी हैं। आकाश ने हाथ पटक कर सोफे पर बैठ गए। ये सब क्या हो रहा है? ये बच्चियां, इतनी बड़ी हरकत? प्रज्ञा सोफे के दूसरे छोर पर बैठ गई। दोनों के बीच एक खाली जगह थी जो उनके बीच की दूरी की तरह लग रही थी। तुम्हारी बेटियां हैं, जिद्दी तो होंगी ही। मेरी बेटियां क्या तुम्हारी नहीं है? आकाश, अभी मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती। और फिर सन्नाटा, वही भारी डरावना सन्नाटा जो पूरे घर में छाया रहता था, अब इस छोटे से कमरे में कैद हो गया था। समय बीत रहा था, 1 घंटा। कोई बातचीत नहीं। आकाश अपना फोन निकालना चाहते थे, लेकिन उन्हें याद आया कि वो तो बाहर जैकेट में था। प्रज्ञा भी बिना फोन के थी। वे एक अजीब सी जेल में कैद थे और जेलर उनकी अपनी बेटियां थीं। 2 घंटे बीत गए, भूख लगनी शुरू हो गई थी। आकाश ने सैंडविच का पैकेट उठाया, प्रज्ञा ने भी। दोनों ने चुपचाप खाया, पानी पिया। अचानक आकाश की नज़र एक पुराने बॉक्स पर पड़ी जिस पर कॉलेज के दिन लिखा था। उन्होंने इसे खोला। अंदर पुरानी डायरियां, लेटर और फोटो एल्बम थे। प्रज्ञा ने भी देखा। उसकी उत्सुकता जगी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। आकाश ने बिना कुछ सोचे एक एल्बम निकाली और पन्ने पलटने लगे। पहली तस्वीर थी आकाश और प्रज्ञा कॉलेज के एनुअल फंक्शन में। आकाश गिटार बजा रहे थे और प्रज्ञा उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखों में एक चमक थी। आकाश ने अनजाने में मुस्कुरा दिया। याद है, तुम्हें लगता था मैं बहुत बुरा गाता हूँ। प्रज्ञा चौंकी। ये पहली बार था कई दिनों बाद कि आकाश ने कोई बात उससे सीधे तौर पर कही थी जिसमें गुस्सा नहीं था। वो जवाब देने से हिचकिचाई, लेकिन फिर बोली, तुम हो भी, लेकिन तुम्हारी गाने के बोझ बहुत अच्छे होते थे। एक और सन्नाटा, लेकिन अब ये सन्नाटा तनावपूर्ण नहीं बल्कि विचार मग्न था। आकाश ने आगे पन्ना पलटा। एक तस्वीर में प्रज्ञा अपनी पहली बिकी हुई पेंटिंग के साथ खड़ी थी। आकाश उसके बगल में थे, उसे गले लगाए। उनके चेहरे पर गर्व था। तुमने इसे 500 रुपये में बेचा था, आकाश ने कहा, और हमने इसकी खुशी में पूरी रात आइसक्रीम खाई थी। प्रज्ञा ने देखा, उसकी आंखें नम हो गई। तुमने ये सब याद रखा है? क्यों नहीं याद रखता, आकाश ने कहा। वो मेरी पत्नी का पहला कमाया हुआ पैसा था, मुझे बहुत गर्व था। लेकिन बाद में तो तुमने कहा था कि आर्ट एक शौक है, करियर नहीं। आकाश ने एल्बम बंद कर दी। उनकी आवाज़ गंभीर हो गई। शायद मैं गलत था प्रज्ञा, शायद मैं डर गया था। डर गया था कि अगर तुम एक सफल आर्टिस्ट बन गई तो तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं रहेगी, तुम मुझसे ऊपर उठ जाओगी। प्रज्ञा हैरान रह गई। ये स्वीकारोक्ति उसने कभी नहीं सुनी थी। वो हमेशा सोचती थी कि आकाश उसके आर्ट को कम आंकते हैं, लेकिन ये डर, ये नया था। मैं तुमसे कभी ऊपर नहीं उठना चाहती थी आकाश, मैं बस तुम्हारी बराबर खड़ी होना चाहती थी, तुम्हारी साथ चलना चाहती थी। लेकिन तुमने तो हमेशा मुझे पीछे छोड़ दिया,
अपनी मीटिंग्स में, अपने प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि मैं तुम्हें और बच्चियों को वो सब कुछ देना चाहता था जो मेरे पास कभी नहीं था। आकाश की आवाज़ में एक दर्द था। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आया हूँ प्रज्ञा। मेरे पिता ने अपनी पूरी जिंदगी एक छोटी सी नौकरी में गुजार दी ताकि मैं आर्किटेक्ट बन सकूं। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें या मेरी बेटियों को किसी चीज़ की कमी हो। शायद मैं इसमें इतना खो गया कि तुम्हें ही खो दिया। ये पहली बार था कि आकाश अपने इस डर को जबान दे रहे थे। प्रज्ञा हमेशा उन्हें एक मजबूत और अडिग इंसान के रूप में देखती थी। ये कमजोरी, ये डर उसे उनके और करीब ले आया। तुमने हमें कुछ नहीं खोया आकाश। हाँ, शायद कुछ पल खो दिए, लेकिन तुम अभी भी यहाँ हो, हम अभी भी यहीं हैं। बाहर तीनों बहनें दरवाजे के पास जमीन पर बैठी हुई थी। वो अंदर की आवाज़ें सुन नहीं पा रही थी, लेकिन वे जानती थी कि चुप्पी टूट चुकी है। क्या तुम्हें लगता है वे लड़ रहे हैं? नहीं, तप्ती ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है वे बात कर रहे हैं, और जब बातचीत शुरू हो जाती है तो लड़ाई खत्म हो जाती है। अंदर बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका था। ये एक नई शुरुआत थी। अभी बहुत कुछ कहना बाकी था, लेकिन सबसे मुश्किल कदम, पहला कदम, उठ चुका था। एल्बम की पन्ने पलटते पलटते आकाश और प्रज्ञा की जुबान खुलती चली गई। ये सिर्फ यादों का सफ़र नहीं था, ये एक दूसरे की भावनाओं को समझने का सफ़र था। आकाश ने एक पुराना लेटर निकाला जो प्रज्ञा ने उन्हें उनकी पहली जॉब के दौरान लिखा था, जब वो दूसरे शहर में थे। तुमने लिखा था, आकाश ने पढ़ा, ये घर तब तक घर नहीं है जब तक तुम यहाँ नहीं हो। प्रज्ञा, मैंने ये लेटर अपने वॉलेट में सालों तक रखा। जब भी काम का दबाव ज्यादा होता मैं इसे पढ़ लेता था। प्रज्ञा ने आश्चर्य से देखा। सचमुच? मुझे लगा तुमने इसे फेंक दिया होगा। कैसे फेंक सकता था? ये मेरी ताकत थी। आकाश ने एक गहरी सांस ली। लेकिन कहीं न कहीं मैं ये भूल गया कि इस घर को चलाने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं, प्यार और समय भी चाहिए। मैंने तुम्हें वो समय नहीं दिया। मैं माफ़ी चाहता हूँ प्रज्ञा। उस एग्जीबिशन के दिन मैं सच में आना चाहता था, लेकिन मीटिंग, वो सच में क्रिटिकल थी। मैंने तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन क्या? लेकिन मुझे डर लग रहा था। डर लग रहा था कि अगर मैंने कहा कि मैं नहीं आ सकता तो तुम नाराज़ हो जाओगी। और जब मीटिंग लंबी खिंच गई तो मैं और डर गया। मैं कायर की तरह भाग गया। फ़ोन नहीं उठाया। ये मेरी गलती थी। प्रज्ञा ने उनकी ओर देखा। उसके सामने वो आकाश नहीं थे जो हमेशा सही होते थे। ये आकाश एक इंसान थे जो डर सकते थे, गलतियां कर सकते थे, और इस इंसान को देखकर उसका गुस्सा पिघलने लगा। मैं भी माफ़ी चाहती हूँ, प्रज्ञा ने कहा। मैंने तुम पर यह आरोप लगाया कि तुम मेरे सपनों का सम्मान नहीं करते, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे सपनों के लिए तुम्हारी कुर्बानियों को ठीक से सराहा नहीं। तुमने हम सबके लिए इतना कुछ किया है, इस घर को, हमारी जिंदगी को। तुमने एक सपना बना दिया और मैं सिर्फ अपने सपने की बात करती रही। आकाश ने उसकी ओर देखा। धूल भरी हवा में खिड़की से आती हल्की रोशनी में वो प्रज्ञा को वैसा ही देख रहे थे जैसे कॉलेज के दिनों में देखा करते थे। तुम्हारा सपना भी तो उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारी पेंटिंग देखता हूँ प्रज्ञा, वे सुंदर हैं और मैं जानता हूँ कि वे कितनी मेहनत से बनती हैं। मैं गर्व करता हूँ। ये शब्द गर्व प्रज्ञा के लिए ईयर्स ऑफ साइलेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग को तोड़ने के लिए काफ़ी था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि एक भारी बोझ के उतर जाने के आंसू थे। आकाश ने अनजाने में अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ थाम लिया। प्रज्ञा ने पलटकर उनका हाथ पकड़ लिया। ये एक छोटा सा इशारा था, लेकिन ईयर्स ऑफ डिस्टेंस को पाटने के लिए एक बड़ा कदम। हम कहाँ खो गए आकाश? प्रज्ञा ने पूछा, आवाज़ लरज रही थी। शायद रोज़मर्रा की भागदौड़ में, शायद अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले। लेकिन अब हमें वापस ढूंढना होगा। क्या हम ढूंढ पाएंगे? हमें ढूंढना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना, हम सबके बिना कुछ भी नहीं हूँ। इस बीच बाहर अनन्या सो चुकी थी। उसका सिर ईशा की गोद में था। तप्ती और ईशा जाग रही थीं। दीदी, क्या अब हम दरवाज़ा खोल सकते हैं? ईशा ने पूछा। नहीं, अभी नहीं, तप्ती ने कहा। अभी तो वे सिर्फ बात शुरू कर रहे हैं। हमें उन्हें और समय देना होगा। हमें उन पर भरोसा करना होगा। अंदर आकाश और प्रज्ञा अब एग्जीबिशन के बारे में बात कर रहे थे। तुम्हारी एग्जीबिशन कैसी रही? आकाश ने पूछा। अच्छी रही, प्रज्ञा ने कहा। 3 पेंटिंग्स बिकीं, लेकिन जब सबसे बड़ी वाली पेंटिंग जो मैंने तुम्हारे और बच्चियों के बारे में बनाई थी, उसके सामने लोग खड़े होकर तारीफ कर रहे थे, तब मैं सोच रही थी, काश आकाश यहाँ होते। दिखाओगे मुझे वो पेंटिंग? हाँ, जब हम बाहर निकलेंगे। और अगली एग्जीबिशन में मैं वादा करता हूँ, मैं ज़रूर आऊँगा। नहीं, सिर्फ आऊँगा ही नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। प्रज्ञा मुस्कुराई। और अगर तुम्हारी मीटिंग होगी तो मैं मीटिंग शिफ्ट करवा लूँगा, या फिर तुम मुझे पहले ही बता देना, मैं मीटिंग ही नहीं लगाऊंगा।
क्योंकि अब मैं समझ गया हूं कि मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है। ये घर है, तुम हो, बच्चियां हैं। ये कोरी बातें नहीं थी, आकाश ने इसे महसूस किया था। उस एक रात में एक ताले के पीछे उन्होंने वो सब कुछ पा लिया था जो वे अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में खो चुके थे। थकान के मारे वे सोफे पर ही सो गए। आकाश का सिर एक तकिए पर था और प्रज्ञा का सिर उनके कंधे पर। ईयर्स बाद वे इतने करीब थे। सुबह होने वाली थी और एक नई शुरुआत का। सुबह की पहली किरण ने स्टोर रूम की खिड़की से झांका, धूल के कणों को सुनहरा बना दिया। आवाज बाहर से आई, अनन्या की, जो उत्साहित थी। दीदी उठो, सुबह हो गई। क्या अब हम गेम का रिजल्ट जान सकते हैं? तप्ती और ईशा की आंखें खुल गईं। वे दरवाजे के पास फर्श पर ही सो गई थीं। तप्ती ने झटके से दरवाजे की ओर देखा। सन्नाटा था। क्या उनकी योजना विफल हो गई? क्या अंदर अब भी वही ठंडी खामोशी थी? अंदर आकाश और प्रज्ञा भी जाग चुके थे। उन्होंने पाया कि वे एक दूसरे के करीब सोए हैं। एक पल के लिए अजीब सी शर्मिंदगी थी, लेकिन फिर एक हल्की मुस्कान। आकाश ने प्रज्ञा के बालों को सहलाया, एक इशारा जो सालों बाद किया था। हमें बच्चियों से बात करनी चाहिए, प्रज्ञा ने कहा। हाँ, आकाश मुस्कुराए, और शायद उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। तप्ती ने दरवाजे पर दस्तक दी। मम्मी, पापा, क्या आप लोग ठीक हैं? आकाश ने दरवाजे के पास आकर कहा। उनकी आवाज़ नर्म और शांत थी। हाँ बेटा, हम बिल्कुल ठीक हैं, बल्कि बहुत ठीक हैं। तुम दरवाज़ा खोल सकती हो। तप्ती की सांसें रुक सी गईं। उसने ईशा की ओर देखा, फिर चाबी निकाली और ताला खोला। दरवाज़ा धीरे से खुला। बाहर खड़ी तीनों बहनों ने अंदर झांका। आकाश और प्रज्ञा सोफे पर बैठे थे। उनके हाथ एक दूसरे के हाथों में थे। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक शांति और चमक थी जो सालों से गायब थी। अनन्या सबसे पहले भागकर अंदर गई और दोनों से लिपट गई। गेम खत्म हो गया? आप दोनों ने अच्छी बातें की ना? प्रज्ञा ने उसे गले लगा लिया। हाँ प्यारे, हमने बहुत अच्छी बातें की, और तुम तीनों ने जो किया वो बहुत हिम्मत का काम था। तप्ती और ईशा अभी भी दरवाजे पर खड़ी थीं, डरी हुईं। तो क्या अब भी? तप्ती ने हिचकिचाते हुए पूछा। आकाश उठे और उनके पास आए। उन्होंने दोनों को गले लगा लिया, एक गहरी, मजबूत, पितृसुलभ बाहों वाले गले मिलने। नहीं बेटा, कोई तलाक नहीं होगा। हमें माफ़ कर दो कि हमने तुम्हें इस हद तक डरा दिया कि तुम्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा। ईशा फूट फूट कर रो पड़ी। हमें इतना डर लग रहा था कि हम आप दोनों को खो देंगे। प्रज्ञा भी उनके पास आ गई और सबको एक साथ गले लगा लिया। नहीं, तुम हमें कभी नहीं खो सकती। हम एक परिवार हैं, और परिवार एक दूसरे की गलतियां माफ़ कर देता है। उस सुबह नाश्ते की मेज़ पर एक अलग ही माहौल था। हंसी थी, बातचीत थी। आकाश ने प्रज्ञा के लिए चाय बनाई। प्रज्ञा ने आकाश के टोस्ट पर उसकी पसंद की जैम लगाकर दिया। छोटी छोटी बातें जो एक समय रोज़मर्रा की थीं, फिर गायब हो गई और अब वापस आई थीं, और अब वे और भी खास लग रही थीं। उस दिन आकाश ने ऑफिस का लैपटॉप नहीं खोला। प्रज्ञा ने अपना स्टूडियो नहीं खोला। उन्होंने पूरा दिन एक दूसरे और बच्चियों के साथ बिताया। उन्होंने गेम खेले, फिल्म देखी और बातें की। असली बातें, दिल की बातें। शाम को प्रज्ञा ने आकाश को वो पेंटिंग दिखाई जो एग्जीबिशन में नहीं बिकी थी। ये एक ऐसी पेंटिंग थी जिसमें आकाश, प्रज्ञा, तप्ती, ईशा और अनन्या एक साथ एक बगीचे में बैठे थे, हंस रहे थे। पेंटिंग का नाम था मेरा सब कुछ। आकाश ने पेंटिंग को देखा लंबे समय तक। उनकी आंखें भीग गईं। ये सबसे सुंदर चीज़ है जो मैंने कभी देखी है, क्योंकि ये हमारा सच्चा सपना है, एक साथ हंसते खेलते। उस रात सोने से पहले आकाश और प्रज्ञा बालकनी में खड़े थे, वैसे ही जैसे झगड़े वाली रात को थे। लेकिन आज उनके बीच की दूरी नहीं, बल्कि एक करीबी थी। हम इसे दोबारा नहीं होने देंगे ना? प्रज्ञा ने पूछा। कभी नहीं, आकाश ने कहा, उसका हाथ थामते हुए। हम हफ्ते में एक दिन फैमिली डे मनाएंगे, कोई फ़ोन नहीं, कोई काम नहीं, और हर महीने एक डेट नाइट, बस हम दोनों। और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे काम की इज्जत करूँगी और तुम्हें स्पेस दूंगी। और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे सपनों का सम्मान करूँगा और तुम्हें वो समय दूंगा जिसके तुम हकदार हो। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा। प्यार कभी गया नहीं था, बस कहीं डीप डाउन दब गया था, और अब उनकी तीनों किस्म की हिम्मत और प्यार ने उसे वापस ऊपर ले आया था। नीचे लिविंग रूम में तीनों बहनें सोफे पर बैठी थीं। अनन्या बड़ी बहनों से कह रही थी, देखा, मैंने कहा था ना कि प्रिंसेस को बचाने का गेम है। हमने मम्मी पापा को बचा लिया। तप्ती और ईशा मुस्कुराए।
उन्होंने ना सिर्फ अपने माता पिता को बचाया था, बल्कि अपना घर, अपना परिवार बचाया था। उन्होंने सिखाया था कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस याद दिलाने का इंतज़ार कर रहा होता है। और इस तरह वर्मा परिवार ने न सिर्फ तलाक का फैसला टाला, बल्कि एक नए मजबूत और प्यार भरे रिश्ते की नींव रखी। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़े सबक जिंदगी के बच्चे ही सिखाते हैं। प्यार कभी मरता नहीं, बस याद दिलाने का इंतज़ार करता है। जीवन की भागदौड़ और रोज़मर्रा की परेशानियों में हम अक्सर वो छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं जिन्होंने कभी हमारे रिश्ते को इतना ख़ास बनाया था। वो पहली डेट, वो पसंदीदा खाना, वो गाना, वो मुस्कुराहटें। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, बस धूल से ढक जाते हैं, और उस धूल को साफ करने के लिए बस थोड़ी सी याददाश्त की चाहिए होती है। अगर आपका रिश्ता कहीं अटक सा गया लग रहा है, तो एक पल रुकिए, पीछे मुड़कर देखिए और उन यादों को फिर से जिए जो आपको एक दूसरे से जोड़ती हैं। क्योंकि जिस पुल को एक बार प्यार से बनाया गया हो, उसे फिर से बनाने की ताकत हमेशा हमारे अंदर होती है।